हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आतिफ सिद्दीकी और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, जिसका नाम है कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। और इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ऑलरेडी 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चैप्टर वाज गॉस थ्योरम एंड थर्ड चैप्टर वाज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्थ चैप्टर है, मतलब लास्ट चैप्टर, कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। अभी तक हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ा, उसकी वजह से फील्ड पढ़ा, उसका पोटेंशियल पढ़ा, उसकी वजह से फोर्स जो डेवलप हुआ वो पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल, मतलब कि कोई मटेरियल चार्ज को जो होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज योर कैपेसिटर, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग द चार्जेस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। दो चीजें हैं इसमें, एक कैपेसिटर्स है और दूसरा क्या है, डाइइलेक्ट्रिक्स है। तो पहला चैप्टर वर्ड है आपका कैपेसिटर्स। हमारा ये कैपेसिटर वर्ड कहीं ना कहीं कैपेसिटी से बना हुआ है। हर इंसान की, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक डेफिनेट फील्ड में कैपेसिटी होती है। उसी तरह से आप कैपेसिटर को समझ सकते हो कि द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड एज योर कैपेसिटेंस। अब बात आती है पहली चीज आपका कंडक्टर। कंडक्टर्स के बारे में आप लोग मेरे ख्याल से क्लास 7, 8 से पढ़ते आ रहे होंगे। कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, देन दोज कंडक्टर विल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। फिर बात आती है आपका इंसुलेटर की। इसी को यहां पे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक्स। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, तो कंडक्टर्स इसलिए करंट को कंडक्ट करा लेते हैं, मतलब इसलिए अपने थ्रू पास करा देते हैं, बिकॉज कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर्स इसलिए नहीं पास करा पाते बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने आपको रिलेट करके बताया कि इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक्स। ज्यादातर इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जो एज अ डाइइलेक्ट्रिक काम करते हैं। अब ये समझना होगा कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते क्या हैं। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भले ही अपने थ्रू चार्ज को पास ना करने दें, मतलब अपने थ्रू ट्रेवल ना करने दें, एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दें, लेकिन दे हैव द कैपेबिलिटी टू होल्ड द चार्ज फॉर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि कुछ इंसुलेटर्स या ज्यादातर इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को या चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने की परमिशन तो नहीं देते वो, लेकिन वो चार्जेस को एक जगह पे होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये है हमारा इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स के बारे में डेफिनेशन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो हल्का सा मैं लिख देता हूं कि व्हिच अलाउज द चार्ज फ्लो। अब इंसुलेटर से डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है, व्हिच डू नॉट अलाउ, या डाइइलेक्ट्रिक को अगर स्पेशली समझे, व्हिच होल्ड्स द चार्ज, होल्ड्स द। और इंसुलेटर्स क्या है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो। इस चीज को आप लोग नोट करें। स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है आपके अगले टॉपिक की। आपका अगला और पहला टॉपिक ये है कि कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि द चार्ज होल्डिंग डिवाइस इज कॉल्ड एज योर कैपेसिटर, ठीक है। और वो चार्ज को कैसे होल्ड करता है, ये चीज हम इस चीज में पढ़ेंगे। उसकी जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर, उसे कहते हैं द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी of any material. The charge holding capacity of any material is called as your capacitance. मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज होता है। मतलब ये कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा ऑब्वियसली। और अगर इधर से देखते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज होगा। इस चीज को समझते कैसे हैं
कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास 2 कूलम का, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लेते हैं एक चार्ज है जिसके पास कितना चार्ज है 4 कूलम का, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी 4 कूलम वाले की। वजह क्या है, अच्छा पोटेंशियल क्यों ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही मुश्किल होगा उसकी फील्ड में किसी और चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, the work done in bringing a unit test positive charge from one place to another place in an electric field is called as your electric potential। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब कि 2 कूलम चार्ज में अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू 4 कूलम चार्ज, मतलब 4 कूलम चार्ज की ज्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वजह से। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट कांस्टेंट विल बी योर C। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q अपॉन V। ये किसमें होता है कूलम में, ये किसमें होता है वोल्ट में, कूलम वोल्ट इनवर्स, या इसी को हम लोग कहते हैं फैराड। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है तो इसलिए हम लोग इसको छोटे टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि 1 मिली फैराड जो होता है वो हमारा होता है 10⁻³ फैराड। फिर आता है 1 माइक्रो फैराड, ये होता है 10⁻⁻6 फैराड। फिर आता है नैनो फैराड, ये होता है 10⁻⁹ फैराड। फिर आता है पिको फैराड, मतलब कि 10⁻12 फैराड। फिर आता है फर्मी फैराड, या रहने दो बस पिको तक ही आप लोग पढ़ो, क्योंकि कैपेसिटेंस एक बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे कि डिस्टेंस मेजरमेंट की एक यूनिट है ना कि लाइट ईयर्स, मतलब कि लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज योर लाइट ईयर्स। उसी तरह से ये आपका फैराड भी एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम लोग ये क्लास 9 की बेसिक चीज यूज करते हैं। मिली मतलब एनी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻6 और नैनो मतलब 10⁻⁹ और पिको मतलब 10⁻12। इस चीज को आप लोग नोट करें। अब आपका अगला टॉपिक आता है, जैसे मान लीजिए पहला हमने ये पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, या कह सकते हो स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, या इसे आप कह सकते हो स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। मतलब कि हमारे पास एक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है, और इस स्फीयर का रेडियस क्या है आपका r है। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल आपका कितना होगा, पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। मान लेते हैं कि कुछ अवस्था है इसके पास एट सरफेस, तो आप जरा यहाँ से C इज इक्वल टू Q अपॉन V करो, तो Q एज इट इज रखा रहेगा और V में ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब आप अगर देखो ऐसे कितना आ गया, किसी स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस कितना आ गया आपका 4πε0। इस चीज को आप लोग नोट करें, दैट इज योर स्फेरिकल कैपेसिटेंस। इसमें एक छोटा सा करेक्शन आप लोग कर सकते हो, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। यहां पे एक चीज आप लोग देख सकते हो कि द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, मतलब रेडियस ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, और रेडियस कम होगा तो कैपेसिटेंस भी कम होगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें। नोट हो गया होगा।
अब आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। एक कोई कंडक्टर है और हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो किसी भी चीज का पोटेंशियल पता करना हो तो मान लेते हैं एक इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज क्यू है, इसे लिख देते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज, और एक ये हमारा कोई सी कंडक्टर है, उसको यहां से यहां ले जा रहे हैं। तो चार्ज अगर इनफाइनाइटली स्मॉल है तो हमारा वर्क डन भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, तो अगर हमारे यहाँ पे वर्क डन इनफाइनाइटली स्मॉल है और चार्ज भी इनफाइनाइटली स्मॉल है तो ऐसा कुछ बनेगा। और इसे हम 0 से लेके इन्फिनिट क्यू तक कर दें इंटीग्रेट, ठीक है, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दें। मतलब कि इनफाइनाइटली स्मॉल था और इंटीग्रेशन का यूज इसलिए करते हैं कि जब भी कोई इनफाइनाइटली स्मॉल पैरामीटर है उसी तरह के सेम पैरामीटर्स को हम लोग जोड़ते चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको क्यू मिल जाएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू कितना आ गया भाई, ये कितना आएगा, सॉरी ठीक है ये है। तो अब जरा सा हम लोग क्या करेंगे कि v को बाहर ले लेंगे और ये 0 से लेके q तक और ये dq, तो ये आपका आ गया w, क्योंकि dw का इंटीग्रेशन w आएगा। यहाँ से जाएंगे तो हम लोग को देखिए v इज इक्वल टू कितना मिलेगा, w इज इक्वल टू कितना मिलेगा v, और dq का इंटीग्रेशन कितना है q, एक बार q रखना है, एक बार 0 रखना है, w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा v q। थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, आपको यहाँ पे अब हमने पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू कितना होता है, v मान लीजिए हमने पढ़ा है q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से v इज इक्वल टू q अपॉन सी हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो dw इज इक्वल टू dq इंटू क्यू अपॉन सी, और दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा, 1 अपॉन सी बाहर आ जाएगा, q dq ये होगा। इसको 0 से लेके q तक इंटीग्रेट। हाँ तो स्टूडेंट्स अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपका w इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन सी, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो कि x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ प्लस सी भी होता है, लेकिन यहाँ पे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता है तो यहाँ पे नहीं आता, तो इसको आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं डेवलप होता। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे तो यहाँ कितना आएगा q स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है, और ये यहाँ पे एक बार q, एक बार अपर लिमिट रखते हैं फंक्शन में पूरे और माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, q स्क्वायर अपॉन 2, तो w इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन सी q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, तो ये w इज इक्वल टू कितना आ गया q स्क्वायर अपॉन 2c, और यही w आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये चीज आपको लोगों को हम बता चुके हैं कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटररिलेटेड और सेम पैरामीटर्स होते हैं। तो u इज इक्वल टू कितना आएगा q स्क्वायर अपॉन 2c, और एक बात एक नया फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल सकते हो कि सिंस q इज इक्वल टू कितना पढ़ा है आपने पहला फॉर्मूला cv, मतलब कि u इज इक्वल टू cv का होल स्क्वायर अपॉन 2c, मतलब कि c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, ये और ये कैंसिल आउट, तो हाफ cv, मतलब u का एक और फॉर्मूला आएगा। तो दो फॉर्मूले आपने पढ़े, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और एक फॉर्मूला पढ़ा आपने हाफ cv, इसे नोट करें। सॉरी cc कैंसिल हुआ है, cv स्क्वायर हो गया यहाँ पे हाफ cv स्क्वायर, इसे आप लोग नोट करें।
स्टूडेंट्स अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका नाम ही बता रहा भाई कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं इसमें, एक तो पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक होती है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सेम होती है, एक सिग्मा यहाँ पे और सिग्मा यहाँ पे। और सिग्मा का फॉर्मूला अगर आप लोग गॉस थ्योरम वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमें पता करना है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैपेसिटेंस पता करना है मतलब इसका। और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। और ये प्लेट की जो एक्चुअल शक्ल है, एक्चुअल चेहरा है इनका, वो कुछ ऐसा है, ये ऐसे अलाइंड है। ये सिग्मा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और इनका एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम, दोनों प्लेट, बोथ प्लेट्स हैव सेम एरिया। ठीक है, तभी मतलब प्लेट सेम एरिया होगा तभी तो प्रॉपर अलाइनमेंट आएगा ना, नहीं ऊपर नीचे हो जाएगा या तिरछा हो जाएगा, इसलिए दोनों का एरिया सेम होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द कंडक्टर, बिटवीन द कंडक्टर अगर देखा जाए तो इस प्लेट की वजह से क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, और नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या होगी, अंदर की तरफ। तो ये E1 और ये E2, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये E1 हो गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, अंदर की तरफ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें मतलब E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन की चीजों को ऐड कर दिया जाता है वेक्टर के हिसाब से। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब के लिए है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। और ये तब के लिए है जब एयर हो, फॉर एयर। अगर बीच में कोई मीडियम है मान लेते हैं, उसका परमिटिविटी कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो तो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, वो एक्चुअल में क्या है, एप्सिलॉन आर को हमने 1 मान लिया है। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो मीडियम है खाली है, मतलब क्या है, ओपन एयर है। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, के को ही मान लिया हमने एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इसमें रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिल जाएगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं इस चीज को। और के क्या है आपका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगर एयर है तो के की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 1 फॉर एयर। एयर के लिए कितना होता है, के की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए सिग्मा इक्वल टू होता क्या, मैंने बताया चार्ज अपॉन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इसमें क्यू चार्ज है, इसमें भी और क्यू चार्ज इसमें भी, इसमें प्लस क्यू है इसमें माइनस क्यू है। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू। ये हमने क्या कर दिया, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रख दिया। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसको। और वोल्टेज की बात करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ED। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, E इज इक्वल टू Q अपॉन K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आ गई, सॉरी आपका V इज इक्वल टू कितना आया है, ED। और E की वैल्यू उठा के यहाँ रखिएगा, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई, इसे आप लोग नोट करें जरा।
अब हमने देखिए एक मेन फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q अपॉन V, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो V की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे, तो C इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो आपका Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये कब के लिए है, जब ये दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल भरा हो अदर देन एयर। मतलब फॉर एयर एज अ मीडियम, तो C कितना हो जाएगा हमारा, C नॉट मान लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो हमारा K कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए कितना होता है 1, तो C नॉट हमारा कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, और अगर C की बात करें तो ये एक्चुअल में रखा क्या है हमारा, C नॉट ही तो है, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K टाइम्स C नॉट। C नॉट में K से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसा मटेरियल हमने बना दिया कि एयर अगर होगी तो K की जगह 1 रख देंगे इस फॉर्मूले में। और कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बहुत सारे हो सकते हैं आपके, जैसे कि आपका वैक्स हो सकता है, जिसे मोम कहते हो, और आपका कोई और भी कई तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, कई तरह के स्पेशल टाइप के ऑयल्स वगैरह आते हैं, उनको भी कह सकते हैं। माइका भी होता है, माइका वाला बीच में लगा होता है, माइका एक मटेरियल होता है इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। पहला कंक्लूजन क्या निकाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा प्लेट्स का एरिया होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, और जितना ही कम एरिया होगा उतना ही कम कैपेसिटेंस होगा। दूसरा हमने क्या निकाला, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी प्लेट्स के बीच की उतना ही कम कैपेसिटेंस होगा, और जितनी ही कम डिस्टेंस होगी प्लेट्स के बीच की उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटर के बहुत सारे यूज हैं। सबसे पहला तो आपका सीलिंग फैन में लगा होता है, जिसे शॉपकीपर की भाषा में, शॉपकीपर की लैंग्वेज में हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। सीलिंग फैन में लगा होता है, आपके कूलर एग्जॉस्ट में लगा होता है, और आपका कह सकते हो ये मोटर पंप में लगा होता है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हो सिंगल फेज यूज्ड इन सिंगल फेज मोटर्स। जितनी भी मोटर्स घर में जनरली लगी होती हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट में काम करती हैं, वो क्या यूज करती हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या यूज करती हैं, आपका कंडेंसर यूज करती हैं। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स का लेक्चर, पहला लेक्चर खत्म होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए इस लेक्चर को मैंने इतना लेंदी नहीं बनाया। ठीक है, इसे आप लोग देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।